हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लॉ बकेट। लॉ बकेट में आज हम लोग बीएसए की एमसीक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन 39 की एमसीक्यू वगैरह को देखते हैं। तो आइए अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ और अ साइंस or art or any other field or has to any identity of handwriting or finger impressions whose opinions are considered relevant fact under section 39. Option A. The opinions upon that point of person is specially skilled in such foreign law, science or art or any other field or in question as to identity of handwriting or finger impression. Option B. Opinion of any person who has formal educational degrees or certified qualification in the relevant domain of the knowledge. Option C. Opinion of the general public or common witnesses who possesses long practical experience or observation of the fact of the case. Option D. Opinions written in authoritative textbooks, ancient treatises or standard publications recognized by the government. तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, means opinions upon the point of the person especially skilled in such foreign law, science or art or any other field or in question as to identity of handwriting or finger impressions. आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं कि लॉ के टेक्स्ट में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि पर्सन उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशली स्किल्ड होना चाहिए। इस क्लॉज में एकेडमिक डिग्री या टेक्स्ट बुक का कोई उल्लेख नहीं है। लॉ फोकस केवल उन व्यक्ति की स्पेसिफिक स्किल कर है जो क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। यहाँ पे बस स्पेसिफिक स्किल के बारे में बात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 39, what are the person who possesses these special skills especially called? Option A skilled witness, option B expert, option C professional emeritus, option D specialized authorities. तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एक्सपर्ट। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। ये सेक्शन 39 के एकदम अंत में लिखा हुआ है कि एंड सच पर्सन्स आर कॉल्ड एक्सपर्ट्स। इसलिए स्किल्ड विटनेस जैसा कोई दूसरा टाइटल नॉर्मल इंग्लिश में सही लग सकता है, लेकिन एक्ट के स्ट्रिक्ट टेक्स्ट के इंटरप्रिटेशन के अनुसार ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज सेक्शन 39 characterizes the legal status of the expert's opinion when brought before the court? Option A conclusive proof, option B relevant fact, option C binding directives, ऑप्शन डी इनएडमिशेबल हियरसे। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रेलेवेंट फैक्ट। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टैट्यूट स्पष्ट रूप से ये कहता है कि ऐसे ओपिनियंस रेलेवेंट फैक्ट है। इसका अर्थ यह है कि उन्हें एविडेंस के रूप में कोर्ट के सामने रखा जा सकता है, लेकिन वे जज को ऑटोमेटिकली बाइंड नहीं करते हैं और ना ही वे ऑब्सोल्यूट अनचैलेंजेबल प्रूफ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which specific type of physical identity impressions are explicitly listed together in the text of section 39? Option A identity of handwriting or finger impressions, option B identity of DNA profiles or footprint impression, option C identity of digital signature or biometric impression, option D identity of voice samples or facial features. तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा आइडेंटिटी, ऑप्शन ए आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग और फिंगर इंप्रेशंस। तो आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में डीएनए और डिजिटल सिग्नेचर्स का उपयोग होता है, लेकिन सेक्शन 39 क्लॉज 1 के टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि हैंडराइटिंग और फिंगर इंप्रेशंस का ही मेंशन किया गया है। इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज और बैरेक्ट के शब्दों में अंतर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, what phrase is included in section 39 of the BSA that acts as a broad catch-all category for the fields of knowledge, distinguishing it from other historical drafts? Option A or any other field, option B or any technological advancement, option C or any matter requiring special study or any scientific development. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनी अदर फील्ड।
तो आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। लॉ इस सबसेक्शन पर कई बार और एनी अदर फील्ड शब्द का प्रयोग करता है। इसका उद्देश्य यह है कि समय के साथ नए प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज और स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट आने पर भी लॉ आउटडेटेड ना हो। क्वेश्चन नंबर 6, complete the following conditions exactly as per the Baer Act. When the court has to form an opinion upon a point of, options है हमारे, options A foreign law or of science or art or any other field, or as to identity of handwriting or finger impressions, option B domestic law or of science or art or any other technological field, or as to identity of electronic records, option C customs or usage and usages or of local laws or any other field, or as to identity of person or properties, option D public interest or science or art or any forensic field, or as to identity of signatures or document। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फॉरेन लॉ और ऑफ साइंस और आर्ट और एनी अदर फील्ड एज टू आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग और फिंगर इंप्रेशंस। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेक्शन 39 क्लॉज 1 का इंट्रोडक्टरी लाइन ये है कि यहाँ पे फॉरेन लॉ का मेंशन किया गया है। क्योंकि कोर्ट अपने डोमेस्टिक लॉ की जानकारी रखने का प्रिजम्पशन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, to be considered an expert under section 39, what degree of skill must a person possess in the designated field? Option A specially skilled, option B generally skilled, option C professionally qualified, option D highly experienced। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्पेशली स्किल्ड। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो बेयर एक्ट है उसमें ये लीगल एक्सप्रेशन है स्पेशली स्किल्ड, इसका प्रयोग किया गया है। किसी व्यक्ति के पास फॉर्मल लाइसेंस या कॉलेज की डिग्री होना आवश्यक नहीं है यदि वह कोर्ट में यह दिखा सके कि उसने ये पर्टिकुलर फील्ड में हाई लेवल की स्पेशलाइज्ड स्किल विकसित कर ली है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस completely and accurately state the terms used in section 39 to define the domains requiring an expert? Option A foreign law, science or art or any other field, questions as to identity of handwriting, question as to identity of finger impressions. Option B foreign law, civil law, criminal law, computer science, ballistic arts, footprint matching, option C international law, natural science, fine arts, cyber field, signature matching, thumb impression, option D foreign law, medical science, mechanical art, digital fields, handwriting analysis, palm impressions। तो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्टैट्यूट के एग्जैक्ट कॉन्सिक्वेंस और वर्डिंग को फॉलो करता है, जबकि मेडिकल साइंस या थंब इंप्रेशन प्रैक्टिकल लाइफ में इन कैटेगरीज के अंदर आते हैं, लेकिन वे बेयर एक्ट में लेजिस्लेचर द्वारा इस्तेमाल किए गए एग्जैक्ट वर्ड नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द क्वेश्चन इज whether the death of A was caused by poison. Options A the opinion of the expert as to the symptoms produced by the poison by which A is supposed to have died are relevant. Option B the opinions of ordinary medical practitioner who have general knowledge of medical science are relevant fact. Option C the opinion of chemical supplier regarding the retail availability of the poison are relevant fact. Option D the opinion of the witness who saw A बाइंग सिमिलर सब्सटेंस आर रेलेवेंट फैक्ट। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स एज टू द सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइजंस बाय विच ए इज सपोज्ड टू हैव डाइड आर रेलेवेंट। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। यदि कोर्ट को यह डिटरमाइन करना हो कि किसी व्यक्ति को पॉइजन दिया गया था या नहीं तो उसे स्पेशलाइज्ड मेडिकल और टॉक्सोलॉजिकल एक्सपर्टाइज की आवश्यकता होती है। लॉ उस पॉइजन के कारण उत्पन्न होने वाले
सिम्टम्स के बारे में एक्सपर्ट की ओपिनियन को रेलिवेंट फैक्ट मानता है ताकि कोर्ट डिसीज में दिखाए गए सिम्टम्स को कॉज ऑफ डेथ से कनेक्ट कर सके। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इलस्ट्रेशन है ये। द क्वेश्चन इज वेदर ए एट द टाइम ऑफ डूइंग सर्टेन एक्ट was by the reason of unsoundness of mind, incapable of knowing the nature of the act, or that he was doing what was either wrong or contrary to law। ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शंस ए, द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट अपॉन द क्वेश्चन वेदर द सिम्टम्स exhibited by A commonly shows unsoundness of mind, and whether such unsoundness of mind usually renders persons incapable of knowing the exact nature of the act which they do, or of knowing that what they do is either wrong or contrary to law or relevant। Option B, the opinion of the family members who observed A's day-to-day eccentric conduct and mood swings are relevant fact। Option C, the opinion of the general physicians regarding the general stress level of a prior commission of act are relevant fact। Option D, the opinion of the investigating officer regarding the mental maturity and the criminal intent of A are relevant fact। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। The opinion of the expert upon the question whether the symptoms exhibited by A commonly shows unsoundness of the mind, and whether such unsoundness of the mind usually renders person incapable of knowing the nature of the act which they do, or of knowing that what they do is either wrong or contrary to law are relevant। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंसैनिटी का प्ली डिसाइड करने के लिए कोर्ट को बिहेवियरल स्पेशलिस्ट जैसे साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता होती है। एक्सपर्ट केवल यह नहीं बताता है कि व्यक्ति इंसेन है या नहीं, बल्कि दो स्पेसिफिक लीगल पॉइंट पर ओपिनियन देता है। क्या पहला ऑप्शन ये है कि क्या ऑब्जर्व्ड सिम्टम्स अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की मेडिकल कंडीशन को इंडिकेट करता है, और क्या ये कंडीशन नॉर्मली व्यक्ति को राइट और रॉन्ग में अंतर समझने और अपने एक्ट्स को के नेचर को समझने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 11, illustration। The question is whether a certain document was written by A, another document is produced by which it is proved or admitted to have been written by A। Options है, the opinion of the expert on question whether the two documents were written by the same person or by different person are relevant। Option B, the opinions of the individuals who are generally familiar with A's professional signature are relevant fact। Option C, the opinions of the court clerk who routinely handle incoming document submissions are relevant fact। Option D, the opinion of the private investigator who analyze the ink pattern on the paper are relevant fact। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, the opinion of the expert on the question whether two documents were written by the same person or by different person are relevant। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कि जब किसी डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट की तुलना किसी वेरीफाइड और ऑथेंटिक हैंडराइटिंग सैंपल से की जाती है, तब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की प्रोफेशनल एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण होती है। लॉ कहता है कि यह ओपिनियन कि दोनों डॉक्यूमेंट सेम हैंड से लिखे गए हैं या डिफरेंट हैंड से एक लीगली रेलिवेंट पीस ऑफ एविडेंस है। क्वेश्चन नंबर 12, statutory provisions। When in a proceeding, the court has to form an opinion on any matter relevant as to any information transmitted or stored in any computer resource or any other electronic or digital form। पहला ऑप्शन, the opinion of the examiner of the electronic evidence referred to in section 79A of the Information Technology Act 2000 is a relevant fact। Option B, the opinion of any private cyber security expert or certified software engineer is a relevant fact। Option C, the opinion of the network service provider who hosted the online digital data is relevant fact। Option D, the opinion of the data entry operator who originally compiled the electronic files is relevant fact। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, the opinion of the examiner of the electronic evidence is a relevant fact। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिजिटल एविडेंस जैसे कि ईमेल, हार्ड ड्राइव या क्लाउड डेटा के मामले में
लॉ किसी सामान्य कंप्यूटर प्रोफेशनल की ओपिनियन को पर्याप्त नहीं मानता। लॉ विशेष रूप से एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जिसे सेक्शन 79A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत अपॉइंट किया गया हो, वो एक्सपर्ट मानता है और जिसकी ओपिनियन कोर्ट में रेलेवेंट फैक्ट के रूप में स्वीकार की जाती है। आइए अब हम लोग सेक्शन 40 की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 40 के एमसीक्यू देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। पहला ऑप्शन, दे सपोर्ट द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। ऑप्शन बी, दे आर इनकंसिस्टेंट विद ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट। ऑप्शन सी, दे आर फैक्ट इन इशू। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बोथ ए एंड बी। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 40 स्पष्ट करता है कि जो फैक्ट्स नॉर्मली रेलिवेंट नहीं होते वो रेलिवेंट बन जाते हैं यदि वो एक्सपर्ट ओपिनियन को सपोर्ट करते हो या उसका कॉन्ट्रडिक्शन करते हो। क्वेश्चन नंबर 40, अंडर सेक्शन 40 ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट मस्ट बी, ऑप्शन ए, irrelevant in all cases, option b, relevant in cases before the court, option c, always admissible without condition, option d, admissible only if parties consent। तो हम लोग इसका जान रहे हैं करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेलिवेंट इन द केसेस बिफोर द कोर्ट। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन स्वयं केस में रेलिवेंट होना चाहिए, तभी उससे जुड़े हुए फैक्ट भी रेलिवेंसी प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सेक्शन 40 अप्लाइज टू फैक्ट विच, ऑप्शन ए, आर अदरवाइज इररेलेवेंट बट कनेक्टेड विद एक्सपर्ट ओपिनियन। ऑप्शन बी, आर ऑलवेज फैक्ट इन इशू। ऑप्शन सी, आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओनली। ऑप्शन डी, आर ओरल एविडेंस ओनली। तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेक्शन 40 ऐसे फैक्ट्स से संबंधित है जो नॉर्मली इरेलीवेंट होते हैं लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन से जुड़े होने के कारण रेलिवेंट बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द रेलिवेंसी अंडर सेक्शन 40 arises when, ऑप्शन ए, एक्सपर्ट ओपिनियन इज रेलिवेंट। ऑप्शन बी, एक्सपर्ट ओपिनियन इज इरेलीवेंट। ऑप्शन सी, फैक्ट एडमिटेड बाय द पार्टीज। ऑप्शन डी, फैक्ट इज प्रूव्ड बाय कन्फेशन। तो जानते हैं हम लोग का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सपर्ट ओपिनियन इज रेलिवेंट। तो आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस सेक्शन का कंडीशन यह है कि एक्सपर्ट ओपिनियन पहले रेलेवेंट हो, उसके बाद ही सपोर्टिंग या इनकंसिस्टेंट फैक्ट को वेटेज दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सेक्शन 40 इंश्योर्स दैट कोर्ट में रिलाई ऑन द ओपिनियन ऑफ द नॉलेजेबल पर्सन अबाउट जनरल कस्टम्स और द राइट। ऑप्शन बी, कोर्ट में एडमिट फैक्ट्स इनकंसिस्टेंट विथ एक्सपर्ट ओपिनियन। ऑप्शन सी, कोर्ट में एडमिट फैक्ट्स बोथ सपोर्टिंग एंड इनकंसिस्टेंट विथ एक्सपर्ट ओपिनियन। ऑप्शन डी, कोर्ट में एडमिट फैक्ट्स ओनली इफ डॉक्यूमेंट्री। तो हम लोग इसका जानते हैं कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तो कोर्ट में एडमिट फैक्ट्स बोथ सपोर्टिंग एंड इनकंसिस्टेंट विथ एक्सपर्ट ओपिनियन। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये ये क्वेश्चन सेक्शन 40 के प्राइमरी रूल को टेस्ट करता है। नॉर्मली नहीं मतलब ये जो सेक्शन 40 है, कोर्ट को ऐसे फैक्ट्स एडमिट करने की अनुमति देता है जो एक्सपर्ट ओपिनियन को स्ट्रेंथन करते हों या चैलेंज करते हों, उसे इससे एक्सपर्ट टेस्टिमोनी की फेयर इवोल्यूशन होती है।
आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि facts not otherwise relevant are relevant if they support or inconsistent with the opinion of expert when such opinion are relevant. ऑप्शन है ऑप्शन ए fact not otherwise relevant are relevant if they support or are inconsistent with the opinion of expert when such opinion are relevant. Option B facts inherently irrelevant to the transaction remain totally inadmissible regardless of any corroborating or conflicting opinion of expert. Option C facts which are otherwise relevant become completely irrelevant if they are found to be inconsistent with the opinion of expert. Option D facts whether relevant or not must be validated by the court before they can be used to support or contradict the opinion of expert. तुम लोग जान रहे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए fact not otherwise relevant are relevant if they support or are inconsistent with the opinion of expert when such opinion are relevant. आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। Illustration. The question is whether A was poisoned by a certain poison. Option A. The fact that other person who were poisoned by that poison exhibited certain symptoms which expert affirm or deny to be symptoms of that poison are relevant. Option B. The fact that the general medical book specifies that commercial ingredients or chemical formula used in manufacturing of that poison is a relevant fact. Option C. The fact that the local pharmaceuticals distributor record fluctuations in the market price or the retail sales of that poison is a relevant fact. Option D. The fact that the family members of the deceased suspect that a specific compound or substance was used as that poison is a relevant fact. तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए the fact that other person who were poisoned by that poisons exhibited certain symptoms which expert affirm or deny to be symptoms of that poison is irrelevant. आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर कोई एक्सपर्ट ये ओपिनियन देता है कि कोई पर्टिकुलर पॉइजन कुछ स्पेसिफिक बॉडली सिम्टम्स पैदा करता है तो कोर्ट अन्य केसेस को भी देख सकता है। यदि ये दिखाया जाए कि अन्य लोगों को भी वही पॉइजन देने के बाद सिम्टम्स दिखाए गए या बिल्कुल अलग सिम्टम्स दिखाए गए तो कोर्ट ये जांच कर सकती है कि एक्सपर्ट की मेडिकल थ्योरी सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 illustration. The question is whether an obstruction to the harbor is caused by a certain seawall. Options है the fact that the other harbors similarly situated in other respects but where there were no such seawalls began to be obstructed at or about same time is relevant. Option B. The fact that the port authorities in adjacent maritime states recommended the structural removal of all old sea wall is relevant fact. Option C. The fact that the local fishermen experienced drop in daily catches near the vicinity of that specific sea wall is a relevant fact. Option D. The fact that municipal engineers prepared an alternative architectural design for replacing that specific seawall is a relevant fact. तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द फैक्ट दैट अदर हार्बर सिमिलरली सिचुएटेड इन अदर एक्सपेक्ट बट वेयर देयर आर नो सच सी वॉल्स बिगेन टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड एट अबाउट द सेम टाइम इज रेलिवेंट। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर कोई एक्सपर्ट ये कहता है कि नए सी वॉल के कारण हार्बर बंद हो गया तो उसकी थ्योरी को टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कोर्ट आसपास के हार्बर को देखे। यदि आसपास के हार्बर जिनका ज्योग्राफी बिल्कुल समान है लेकिन वहां सी वॉल नहीं है तो वे भी उसी समय बंद हो गए हैं तो ये दिखाता है ब्लॉकेज शायद नेचुरल टाइड या शिफ्टिंग सैंड के कारण हुआ है। इसे एक्सपर्ट का ये क्लेम सी वॉल की वजह से ब्लॉकेज है उसको सीधा चैलेंज करता है।
Question number 21. Based on the statutory framework of Section 40, external facts were brought in to serve which dual evidentiary purpose regarding the expert views. Option A, if they support or are inconsistent with the opinion of the expert. Option B, if they confirm the educational qualification or authenticate the institutional certificate of the expert. Option C, if they substitute the primary arguments or override the ultimate final conclusion of the expert. Option D, if they expand the financial liability or diminish the professional fees payable to expert. तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इफ दे सपोर्ट और आर इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन ये है कि लॉ दोनों पक्षों को समान अवसर देता है। यह एक पार्टी को ऐसे फैक्ट्स लाने की अनुमति देता है जो कि एक्सपर्ट ओपिनियन को सपोर्ट करे, साथ ही अपोजिंग पार्टी को ऐसे फैक्ट्स लाने की अनुमति देता है जो एक्सपर्ट ओपिनियन से क्लैश करता हो या उसे डिसअप्रूव करता हो या उससे इनकंसिस्टेंट हो। तो थैंक यू गैस सो मच फॉर यहाँ में वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। जो अब हम लोगों का नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 41 के ऊपर MCQs है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।